बायोलॉजी में स्पाइनल पॉइजन पढ़ेंगे आज हम। तो स्पाइनल पॉइजन में कौन कौन से एग्जांपल है? स्ट्रैटनस नॉक्सोमिका, फाइसोस्टिग्माटिस, सेमाइना और कैलेबर बीन, फाइसोस्टिग्मीन, जेलसीमियम, ये सारे स्पाइनल पॉइजन में पढ़ते हैं। अब आज हम देखेंगे स्ट्राइचिन। तो जो स्ट्राइक्निन जो है, स्ट्राइक्नोज भी कहा जाता है नॉक्सोमिका, इसका कॉमन नेम कोचिला डॉग पैटर्न्स भी है। इसके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो ये जो फैमिली इसकी लोगेनियसी होती है, साउथ इंडिया में पाया जाने वाला प्लांट है। प्लांट की जो लीव्स होती है, पत्तियाँ कैसी रहती है? डार्क ग्रीन कलर की ओवल रहती है, ओवल शेप। और जो इसके फ्रूट्स रहते हैं वो ग्लोबुलर रहते हैं, डिस्क शेप के बीज रहते हैं। इसके जो बीज है वो डिस्क शेप है, एक साइड से कॉनकेव रहेंगे, एक साइड से कॉन्वेक्स रहेंगे। सीड इस तरीके के दिखते हैं, कॉन्वेक्स एक साइड से और एक साइड से कॉनकेव। इसके जो सीड्स है वो एज ग्रीन कलर होते हैं और उन पर सिल्की फाइबर्स लगे रहते हैं। सीड्स जो होते हैं उनका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो थिकनेस, मोटाई है वो 5 mm होती है। अब इसका जो सीड का जो पेरिकार्प होता है वो एकदम टफ होता है। यूजेस क्या है इसके? तो रोडेंटिसाइड, फॉर किलिंग स्ट्रे डॉग, फोक मेडिसिन, एरो पॉइजनिंग यानी शिकार के दौरान यूज़ किए जाते हैं। एज अ फोक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। होम्योपैथी में भी नॉक्सोमिका मेडिसिन है। स्ट्रे डॉग्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती है और रोडेंट्स को मारने के लिए एज अ रोडेंटिसाइड। अब इसके जो टॉक्सिक पार्ट देखें तो इसमें पत्तियाँ, फल, बीज, रूट, स्टेम, बाग सब कुछ पॉइजनिंग रहते हैं। इसके जो टॉक्सिक प्रिंसिपल है, इसमें स्ट्राइक्निन, ब्रुइसिन, ये 2 मेन टॉक्सिक प्रिंसिपल है जो कि बीज में पाए जाते हैं। और रूट, स्टेम, बाग, लीव में ब्रुइसिन तो रहता ही है, साथ में लेगोइन रहता है, ग्लाइकोसाइड। अब जो स्ट्राइक्निन जो है वो ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन रहता है और बहुत ज़्यादा बिटर, कड़वा रहता है टेस्ट में। ब्रुइसिन से ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक्निन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉक्सोमिका, तो स्ट्राइक्निन जो है वो क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिटरी, मतलब जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका जस्ट अपोजिट एंटागोनाइज एक्शन करता है। मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जो एक्शन, इनहिबिशन है, उसको रोकेगा ये। अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एट पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है वहाँ पे जो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है वो क्या है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसका एंटागोनाइस्टिक एक्शन नॉक्सोमिका करेगा। इनहिबिटरी ग्लाइसिन रिसेप्टर, जो ग्लाइसिन रिसेप्टर होते हैं वो क्या है? इनहिबिटरी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, जो कि मोटार फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ये जो यहाँ पे वेन इनहिबिटर्स, जब ये इनहिबिटर्स क्या कर देते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? न्यूरल एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इनहिबिशन नहीं हो पाया तो एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई, जिसके कारण सेंसरी स्टिमुलाई प्रोड्यूस होगा और जो रिफ्लेक्स है वो बढ़ चढ़ के एग्जैगरेटेड फॉर्म में आएंगे, जिसके कारण पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको इनहिबिट नहीं हो पाया क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन पर ये एंटागोनाइज कर देता है नॉक्सोमिका। अब जो ग्लाइसिन रिसेप्टर है ये ब्रेन में ज़्यादा पाए जाते हैं, सबस्टेंशियल नाइग्रा, उसके साथ साथ हिपोकैम्पस में भी ये पाए जाते हैं। तो जब ये स्ट्राइक्निन एक्ट करता है उन पे तो उनको एंटागोनाइज कर देता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? जीआईटी की म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, बट न इसका स्किन से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और मेटाबॉलिज्म इसका कहाँ पे होता है? तो जो लीवर में मेटाबोलाइज होता है। एक्सक्रीशन इसका किडनीज के थ्रू होता है, बाइल, मिल्क, सलाइवा के थ्रू। इसके क्लिनिकल फीचर्स, अब जब कोई भी इसके सीड को बिना कुछ के निगल लेगा, अनक्रश सीड को निगल लेगा हार्ड पेरिकार्प के साथ, तो इसका डाइजेशन नहीं होगा और ये फेसेस के थ्रू बाहर हो जाएगा। पर जब ये सीड को क्रश करके खाएगा तो उसके सिम्टम्स आएंगे जो कि 15 से 30 मिनट में देखने को मिलेगा। मुंह में कड़वापन रहेगा, बिटरनेस, अनईजीनेस लगेगा उसे, बेचैनी होगी और फियर, एंजाइटी तो रहेगी।
इसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और निगलने में भी दिक्कत होगी, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी। मसल्स में ट्विचिंग स्पाज़म होगा क्योंकि इसका काम ही है एक्साइटेब जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। कन्वर्जन देखने को मिलेंगे 30 सेकेंड से लगा के 2 मिनट तक। और जो नॉइज़ के प्रति और इनके प्रति सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। अब जो कन्वर्जेंस है वो पहले कैसे होते हैं, क्लोनिक, बाद में वो टोनिक हो जाते हैं। अब जो कन्वर्जेंस होते हैं वो एंटी ग्रेविटी मसल्स में ज़्यादा मार्क्ड रहेंगे। बॉडी जो आर्च पोजीशन रहती है उसमें, यहाँ पे पोजीशन का बताया जिससे कि अगर ट्रंक ऊपर हो, हेड हिल नीचे हो, तो उस पोजीशन को कहा जाता है ओपिस्थोथोनस। अगर हेड हिल ऊपर हो, ट्रंक जो है ग्राउंड से टच हो, तो उसे कहा जाता है इम्प्रोस्थोथोनस। और एक पोजीशन और होती है प्लूरोस्थोथोनस, जिसमें कि लेटरल बेंडिंग रहती है। तो ये तीनों तरीके की पोजीशन यहाँ पे बताई गई है। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फेस में भी की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा एंगल ऑफ माउथ तक। और इस कंडीशन को ही कहा जाता है, जो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि एंगल ऑफ माउथ के साथ साथ आईलिड्स तक कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है, इसे रेसस सार्डोनियस कहते हैं। और सार्डोनिक स्माइल भी कहा जाता है, जिसमें जो फेस की मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसे रेसस सार्डोनियस कहा जाता है, सार्डोनिक स्माइल। यहाँ पे इसके साथ साथ फीचर्स में ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, कन्वर्जेंस देखने को मिलेंगे, चेस्ट की मसल्स में, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहता है, कन्वर्जेंस के दौरान भी कॉन्शियस रहेगा। मेंटेन क्लियर सेंसोरियम ड्यूरिंग बिटवीन, जो कन्वर्जेंस आते हैं इसको झटके तब वो कॉन्शियस रहता है। ये इसका की फीचर है नक्सोमिका का। अब इसके जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत गुड होता है। कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या आएंगे, हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, रेब्डोमाइलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। डेथ क्यों होती है नक्सोमिका पोइजनिंग में, क्योंकि पैरालिसिस हो जाती है हाइपोक्सिया की वजह से। रेस्पिरेशन की मसल्स में फेल हो जाती है, जिससे कि स्पाज़म होगा, एंटन होगा रेस्पिरेटरी मसल्स में, उसकी वजह से मेनली डेथ होती है। अब अगला डिफरेंशियल डायग्नोसिस को और पॉइजनिंग में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे रेबीज, टिटेनस, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। हिस्टीरिया, फिनेंथाजाइन पॉइजनिंग, कोकेन इंटॉक्सिकेशन और फिनासाइक्लिडीन, इनसे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इनसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्राइचिन और टिटनस में डिफरेंस बताया कि स्ट्राइचिन पॉइजनिंग जो होती है वो कैसे होती है, पॉइजनिंग की वजह से हुआ, और टिटेनस इंजरी की वजह से हुआ। स्ट्राइकनिन का जो है सडन ऑनसेट होता है, टिटनस का ग्रेजुअल। फीवर यहाँ पे नहीं रहता स्ट्राइकनिन में, और टिटनस में यूजुअली फीवर देखा जाता है। कन्वर्जेंस सारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, पर टिटेनस में आल मसल नहीं इन्वॉल्व होती। लोकजा टिटेनस में देखा जाता है, स्ट्राइकनिन में नहीं होता। मसल्स कन्वर्जेंस के दौरान रिलैक्स रहती है स्ट्राइकनिन में, बट टिटेनस में रिलैक्स नहीं रहती। फेटल पीरियड 1 से 2 आवर रहता है स्ट्राइकनिन में, और टिटेनस का 24 घंटे से भी ज़्यादा। लेबोरेटरी फाइंडिंग में केमिकल टेस्ट लगाएंगे स्ट्राइकनिन के प्रति, और टिटेनस के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। फेटल डोज की बात करें तो इसका 1 से 2 सीड फेटल होते हैं, और स्ट्राइकनिन अगर इसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो 50 से 100 मिलीग्राम लेने पर एक टॉक्सिक होता है। 1 से 2 आवर इसका फेटल पीरियड होता है, और मैनेजमेंट के लिए हमें उसको काम इन्वायरमेंट में ले जाना है, शांत वातावरण में। इमेसिस करा सकते हैं, पर इमेसिस जो है वो कन्वर्जेंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कन्वर्जेंस में इमेसिस या गैस्ट्रिक लेवर्स प्रोसेस नहीं की जाती है। इसके साथ साथ एयरवे को प्रोटेक्शन दे के हम गैस्ट्रिक लेवर्स कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कन्वर्जेंस को मैनेजमेंट करने के लिए लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम, ये सब यूज़ किए जाते हैं। बेंजाडाइज़ेपिन्स कन्वर्जेंस के लिए मेनली। ऑटोप्सी में क्या देखने को मिलेगा, रिगर मोर्टिस के साइंस अपीयर होंगे, फिर डिसअपीयर तुरंत हो जाएंगे। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी भी देखने को मिलेगी, यानी बॉडी जो है वो ठंडी होने की बजाय हल्की गर्म होने लगती है। मुंह में झाग देखने को मिलेंगे, फ्रोथिंग इन माउथ, साइंस ऑफ एस्फिक्सिया। इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में कंजेशन और भी सारे ऑर्गन में कंजेशन देखने को मिलेगा। मसल्स में
क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी हेमरेज और रप्चर भी देखने को मिल सकता है। हमें कौन कौन से विसरास को प्रिजर्व करके रखना है, तो रूटीन विसरा को प्रिजर्व करके रखना है ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। ब्लड स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना है। इसका मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग चिल्ड्रंस के केसेस में, इसके साथ साथ एडल्ट एज अ फोक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। एडल्ट पॉइजनिंग भी हो सकती है मेडिसिनल पर मेडिसिन की वजह से। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है इस एडल्ट के केसेस में। और केटल्स को किल करने में, मवेशियों को किल करने में भी यूज़ किया जाता है। होमिसाइडल रेयर होता है क्योंकि इसका बिटर टेस्ट होता है, इसीलिए होमिसाइडल रेयर होता है।